हमारे पास में ये DPP 17 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें एक रॉड दिया हुआ है और एक वर्टिकल बॉल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये बॉल यहाँ स्टेशनरी है, जो कि रिजिड, सॉरी, ये जो रॉड है ये स्टेशनरी है, रॉड क्या है यहाँ, रिजिड है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर अज्यूमिंग frictionless contact, then the magnitude of external horizontal force P applied at the lower end for equilibrium of the rod will be. The rod is यूनिफॉर्म एंड इट्स मास इज m, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन या रॉड का यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट पर, यानी यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो इस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम पर है, यानी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है। तो सत्यम शिवम, आप बताएंगे कि यहाँ नॉर्मल किस तरह से लगना चाहिए, इस पॉइंट सर पर इसके आप नॉर्मल। हाँ, सर राइट साइड में लगना चाहिए। राइट साइड में लगना चाहिए। किसको लगना चाहिए राइट साइड में, बॉल को या रॉड को? रॉड को। अच्छा, और इसको किधर लगना चाहिए बॉल को? नहीं, बॉल, बॉल को राइट साइड लगना चाहिए, इसको लेफ्ट में। बहुत बढ़िया बेटा, इसको तो लेफ्ट को लगना चाहिए, इसको राइट को लगना चाहिए। ये कहाँ सीखा आपने? ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीखा आपने कि अगर ये इसको हमने इसको यहाँ टच कर, क्योंकि ऐसा है ना एक्चुअल में, तो ये नहीं सर, ये पहला वाला ही सही था, पहला ही सही बोला तो, था। तो बेटा इतना कंफ्यूज क्यों हो? सर वो हो गया बस, आपने पूछ लिया तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या बताया था मैंने आपको, कौन सा पढ़ाया था NLM में, कि अगर एक सरफेस होता है और एक पॉइंट होता है, तो नॉर्मल हमेशा कैसे देखना है, सरफेस के परपेंडिकुलर देखना है। तो यानी अपोज, इस हाँ, सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो यहाँ होगा N1। तो फिर इसके जस्ट अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये इधर होगा N1। ओके, नेक्स्ट, प्रोन्नति आप बताइए, इधर यहाँ कैसे हाँ होगा, सर। नॉर्मल किधर होगा? हाँ, प्रोन्नति बोलिए। सर उधर ऊपर के साइड होगा। किसके लिए, रॉड के लिए या सरफेस के लिए? सर वो जब सरफेस को लगेगा तब। हाँ, ये सरफेस को लग गया, ये तो वो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, FBD है, हाँ यहाँ है। सर। तो किधर तो लगेगा फिर वो रॉड को? ऊपर, ऊपर लगेगा। और इसको सरफेस को? सरफेस को नीचे। तो सरफेस और पॉइंट है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। हाँ क्या हो सर। जाएगा, N2, यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ N3 मान लेंगे, यहाँ N2 है तो यहाँ N3 मान लेंगे। यहाँ अगर N2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, N3 मान लो, या N2 ही होना चाहिए? N2 ही होगा सर। क्यों N2, होना चाहिए? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के सर हिसाब से। सेम हो। इतना क्या कंफ्यूजन है भाई, जो चीजें पढ़ी उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा, इसको, इसका सेंटर मास कहाँ होगा, इसका सेंटर मास ओम, आप बताएंगे इसका सेंटर मास कहाँ होगा, ओम गढ़गे? इस रोड का सेंटर मास कहाँ होगा? हाँ, रॉड के सेंटर पॉइंट पे। रोड के सेंटर पे। तो अगर यहाँ सेंटर मास है तो इसको वेट किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर या नीचे? नीचे की नीचे। नीचे की तरफ। कितना वेट लगेगा? mg। M × G लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है।
क्लियर है भाई सबको ये? आप यहाँ देखो, हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। तो आप यहाँ देखो कि हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो वर्टिकल में सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ? N1 और N2 और MG, एम जी और N2 और MG। हाँ, तो आप देख रहे हो कि वर्टिकल में बैलेंस होना चाहिए, यानी इसका मतलब एन टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए। और हॉरिजेंटल में पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन वन होना चाहिए, क्योंकि एन वन इधर है तो नहीं, क्योंकि समेशन एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, समेशन एफ वाई भी जीरो होना चाहिए। कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पी। तो क्या करते हैं, या तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से जरूरी है कि इसके अबाउट टॉर्क ले लो, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि पी की वैल्यू एन वन है, तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। यानी ये अगर ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए। ठीक है, आदित्य दुबे, तो दुबे आप बताइए कि इसके अबाउट क्या होना चाहिए, टॉर्क जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कुछ और वैल्यू जीरो मिलेगी होना आपको? चाहिए, क्या होना जीरो होना चाहिए, चाहिए, जीरो होना जीरो। चाहिए। यानी टाउ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। और किस किस की वजह से टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए, MG और N1। एम जी एन वन, एन टू और फ्रिक्स इसका नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं ना वो। हाँ बेटा यही कर रहे हैं, तो सारे जितने भी फोर्सेस होते हैं सबका ही लेते हैं। पी का भी देखेंगे, एन वन का भी देखेंगे, एन टू का भी देखेंगे, एम जी का भी देखेंगे। लेकिन इसका तो क्या हो गया, जीरो ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से जा रही है। इसका जीरो नहीं होगा, इसका क्या होगा, जीरो होगा। इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से जा रही है। तुम्हारे पास आ गया जीरो इक्वल टू टाउ एन वन प्लस टाउ एम जी। ठीक है, ये एंगल कितना दिया है इसने, ये एंगल थीटा दिया भाई। ये एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है। इसकी टोटल लेंथ कितना मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। यानी इसकी टोटल लेंथ क्या है, यहाँ एल मान लेते हैं। इसका सेंटर मास यहाँ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से, एल बाई टू। यहाँ से भी क्या हो जाएगी, एल बाई टू। अब आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि एन वन का टॉर्क देखना है, तो एन वन का टॉर्क मान लो, मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन, अमित बताइए आप, एन वन का टॉर्क क्या होगा यहाँ, एन वन का टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट क्या होगा, N1 L cos एन वन, पक्का देख लो यार, सोच लो, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। जीरो इक्वल टू एन वन का टॉर्क क्या आ रहा है, करो करो इसको, करो भाई सब लोग, सबसे पूछूंगा अभी मैं इस क्वेश्चन को। तो एन वन का टॉर्क क्या होगा, N1 L sir cos N1 L हम्म, हाँ बोलो फिर से, क्या होगा एन वन का, एन वन इंटू, L cos अरे बेटा एल कोस थीटा तो होगा ही नहीं यार, L sin ये theta। ये L थीटा sin है ना। theta। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, तो फिर कौन सी डिस्टेंस देखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ना बेटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये तो एल साइन थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, एल साइन थीटा आ रहा है। आता पता ही नहीं है, क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई कर लो यार। ये क्लॉकवाइज है, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब एम जी का देखो भाई, एम जी का बताओ, आपको एम जी का टॉर्क किससे पूछे, एम जी का टॉर्क, अनमोल आप बताइए, अनमोल आप बताइए एम जी का टॉर्क किधर है, पॉइंट ए के अबाउट देखना है, पॉइंट ए के अबाउट और देखना है, बताइए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, वेरी गुड यार। क्या हो जाएगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर देखेंगे
ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितना है L/2 है, ये कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा हो जाएगा। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, -mg/L/2 cos थीटा, एंटी क्लॉकवाइज इसको नेगेटिव ले लिया, ये इक्वल टू 0 है, तो आगे हमारे पास में L से तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, N1 sin थीटा इक्वल टू mg/2 cos थीटा। तो N1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, N1 आ गया हमारे पास में mg/2 और ये हो जाएगा cot थीटा। N1 की वैल्यू क्या है यहाँ P, यानी यही आंसर हो गया, mg/2 cot थीटा इक्वल टू P। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है देखो, दरअसल ये सब चीजों की पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि संडे को आपका एग्जाम है, तो यही चैप्टर भी आ रहा है, ये वाला चैप्टर अब रिवीजन करवा रहा हूँ और क्या करें। Two identical discs of mass m and radius r are arranged as shown in the figure. If alpha is the angular acceleration of the lower disk. अब देखो एक डिस्क है, ये दोनों आइडेंटिकल डिस्क है, यानी दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का मास सेम है, और ये रोप यहाँ लिपटी हुई है, और ये दूसरी जो डिस्क है वो यहाँ है, ठीक है। तो एक डिस्क तो ये है और एक डिस्क ये है, ये मान लेते हैं D1 है, ये मान लेते हैं D2 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का मास सेम है और रेडियस r है। इफ अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ACM इज द एक्सेलरेशन सेंटर मास ऑफ द लोअर डिस्क, देन रिलेशन बिटवीन अल्फा CM मतलब ACM अल्फा एंड r में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। कौन समझाएगा इसमें, देखो ये डिस्क का सेंटर मास मूव कर रहा है क्या, प्रियंका आप बताइए, रघुनाथ आप बताइए, प्रियंका रघुनाथ, ये इसका सेंटर मास मूव कर रहा है क्या डिस्क का, नहीं मूव कर रहा है सर। नहीं मूव कर रहा है, तो ये डिस्क क्या कर रही है, इसका मतलब ये प्योरली रोटेशनल रोटेट। मोशन कर रही है, हाँ प्योरली हाँ रोटेशनल सर। मोशन कर रही है। इस डिस्क का देखो आप, इस डिस्क का सेंटर मास मूव कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। किधर कर रहा है, ऊपर या नीचे, नीचे। नीचे, जो कि दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन कितना है ACM है। अब ये अगर अल्फा की बात करा तो अल्फा इसका इधर होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, अल्फा इसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा अल्फा, अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ आप देखो कि ये पुली कैसे रोटेट कर रही होगी, ये वाली पुली D1 पुली कैसे रोटेट करेगी, प्रियंका आप बताइए। क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज रोटेट कर रही, कितने एक्सेलरेशन से, मतलब कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, जितना कि नीचे ए कॉम। हाँ कितना, फिर से बताइए। कितना एक्सेलरेशन है, जितना इसका उतना इसका भी है, सर जितना वो स्ट्रिंग का है उतना होगा। हाँ ये मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग का थोड़ी होगा, स्ट्रिंग का तो अपना एक्सेलरेशन होगा, वो तो अलग है। मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, इसका इसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, ये अलग होगा, सर अलग होगा। अलग तो, हाँ अलग मान लेते हैं, अलग तो नहीं होगा, आएगा तो सेम ही हो, तो मैंने मान लिया कि चलो ये अल्फा 1 है, ठीक है। अब अगर कोई भी बॉडी में अगर अल्फा होता है तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नेक्स्ट वाला किससे पूछें, आर्यन PP1, आर्यन हाँ PP2 तो सर। गायब हो गया, तुरंत नाम लेते हैं, आर्यन PP1 आप बताइए, हाँ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, रेडियो फ्रीज
अगर ये अल्फा 1 से रोटेट कितना अल्फा हेलो 1 आर अल्फा 1 आर आपकी आवाज ही नहीं आ रही अल्फा 1 आर अल्फा 1 आर किधर होगा नीचे। सर आपका रेड सिग्नल आ रहा है। हाँ तो सिग्नल खराब है। क्या क्या हो गया सिग्नल नहीं आ रहा है रुक रुक के आ चलो रहा है सर। जिसके सिग्नल आ रहा है वही बताओ अच्छा शेष PP2 आपके तो आ रहा है सिग्नल हाँ सर थोड़ा अटक रहा है बस। अच्छा तो मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है आपको समझ में हाँ हाँ तो फिर बताओ फिर क्या है भाग्य पाटिल आप बताओ अल्फा 1 आर अल्फा 1 आर किधर होगा मैं ये पूछ रहा हूँ पता चली गया मुझे कि अल्फा 1 आर है किधर है लेकिन किधर होता है सर क्लॉकवाइज। अरे भाई ये नीचे। पार्टी का सर्कल में घूम रहा अल्फा होने का मतलब हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ है अल्फा होने का मतलब क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है टेंजेंशियली होता है तो इसका मतलब इसके सर्कल के इस पॉइंट पे जाओगे तो इसका किधर हुआ इधर की तरफ हुआ ना कितना होगा अल्फा 1 आर अगर ये अल्फा 1 है तो ये अल्फा 1 से रोटेट कर रहा है तो क्लियर है तो आप यहाँ देखो ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है मूव कर रहा है प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो हमने दो केस पढ़ा था कि एक तो प्लेटफॉर्म रेस्ट पर होता है एक प्लेटफॉर्म मूव करता है तो क्या करते हैं वहां भी हम लोग प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं अब इसके लिए देखो आप इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो क्या होगा इलम सैयद आप बताइए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा 2 आर होगा सर। और किधर हो ऊपर के साइड होगा। आवाज नहीं आ रही हेलो। ऊपर की साइड होगा नहीं ऊपर की साइड तो नहीं होगा नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ मैं नेट एक्सेलरेशन आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं कह रहा हूँ नेट एक्सेलरेशन किधर होगा इसका क्योंकि ये कंबाइंड मोशन कर रहा है कंबाइंड मोशन कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है एक तो ये अल्फा से रोटेट कर रहा है सेंटर मास के अबाउट प्लस ये पूरा का पूरा डिस्क नीचे की तरफ भी तो जा रहा है ACM से तो ये पॉइंट भी इधर ACM से नीचे जा रहा है ये पॉइंट भी नीचे ACM से नीचे जा रहा है और ये पॉइंट क्या कर रहा है ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है अल्फा आर से जा रहा अल्फा। है हाँ तो इसका नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ मैं क्या होगा दोनों को सुपर इम्पोज कराओगे तो नेट हाँ सर। एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए कितना होना चाहिए ACM माइनस अल्फा आर अल्फा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि मैंने नीचे की तरफ लिया नेट एक्सेलरेशन इसका तो प्लेटफॉर्म का जो अल्फा 1 एक्सेलरेशन होगा आर वो इसका होना चाहिए यानी अल्फा 1 आर के इक्वल होना चाहिए तभी ये प्योर रोलिंग करेगा तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है ठीक है ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी अब इसमें क्या हो रहा है अल्फा 1 और अल्फा सेम ही है कैसे है बताते हैं आपको देखो यहाँ इसको नीचे की तरफ क्या लग रहा है स्ट्रिंग है तो टी लग रहा है उतना ही टी इसको भी लग रहा है दोनों डिस्क आइडेंटिकल है तो आप देखो टी टी और यहाँ भी देखो इसका जो टॉर्क आएगा इस टी की वजह से आ रहा है क्योंकि mg की वजह से टॉर्क क्या होगा यहाँ सेंटर मास के अबाउट 0 होगा तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा इस डिस्क के लिए तो टी आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा आई इंटू अल्फा उसी तरह इसका देखो ये अल्फा 1 आ गया इसके लिए अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा टी आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा आप देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 सेम ही है तो देयर फोर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया अल्फा 1 यानी अल्फा हो गया इसका मतलब ए सेम इक्वल टू क्या हो गया 2 अल्फा आर तो ये आंसर है कितना हो गया 2 अल्फा आर हो गया ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9। If a tuning fork of frequency 340 hertz and tolerance 1%, यहाँ टॉलरेंस 1% का मतलब होता है डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 ये इक्वल टू 1 दिया है, और यहाँ जो एफ है उसकी वैल्यू इसने 340 हर्ट्ज दिया हुआ है। If a tuning fork of frequency and tolerance 1% is used in a resonance column method, जहाँ अपने को V इक्वल टू दिया है 2f L2 minus L1. The first and second resonance are measured at L1 and L2. L1 अपने को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है और L2 दिया है 74 सेंटीमीटर है। दरअसल इसमें 0.0 का सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर पूछ रहा है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहीं बता देता हूँ आपको, है ना, इसमें क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इन स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है। अपने को इसने फॉर्मूला दे दिया है। फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू एफ नॉट, है ना, v इक्वल टू एफ नॉट इंटू L2 माइनस L1। देखो कैसे करेंगे इसको। अपने को इसने फ्रीक्वेंसी दे दिया और इसका दे दिया, ठीक है। हमें किस में चाहिए? मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन स्पीड चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला ये है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ले लेंगे। एक मेथड होता है, एक और मेथड होता है, वो बताऊंगा मैं आपको जब पढ़ाऊंगा। अभी इस तरह का जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन वाला आ जाए उसमें लोग ले लेना है ना। वैसे मैं चलो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। पहले इसी को देख लेते हैं। पहला फर्स्ट मेथड समझाता हूँ आपको। तो एरर के केस में क्या करना है, लोग ले लेना है, लेकिन हमेशा लॉग वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता। तो आपको भी क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। L1 ये ऐसा है, मैंने लॉग ले लिया तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? डेल्टा वी बाई वी तो 0 हो गया। डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस L1। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1। अभी भी आ रहा है तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 इंटू 100 कर देंगे। लेकिन जब मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करें, अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर ये है। इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल एरर की जब आप बात करोगे तो दरअसल जितना भी है ना, -24 इंटू 100 तो हमारे पास ये कितना आ गया? यानी आ गया 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 0.2 यानी 20 डिवाइडेड बाई 50। तो कितना आ गया? 1 प्लस ये हो जाएगा 0.4। ये आंसर नहीं आ रहा है क्या? 1.4%। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। तो इस तरह से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? 11। What is the percentage change in the tension necessary in a sonometer of fixed length to produce a note 1 octave lower half of the original frequency? ठीक है, ये मतलब होता है इसमें
So what is the percentage change in the tension necessary in a sonometer of fixed length to produce a note 1 octave lower than before? तो ठीक है, हो जाएगा उसमें क्या। इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, यहाँ हाफ हो जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी हाफ होने का मतलब क्या होगा, टेंशन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। फाइनल टेंशन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है इस पर, क्योंकि हमें मालूम है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, n/2l रूट टी बाई म्यू। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर, टेंशन पर, ठीक है। तो अभी मान लो फ्रीक्वेंसी इसकी एफ नॉट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी नॉट है, और ये कितना हो जाता है, एफ नॉट बाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट टी। तो आप देखोगे कि डिवाइड कर दो इनको, क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू रूट टी नॉट बाई टी, स्क्वायर करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, टी नॉट बाई 4 आ गया। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल इंटू 100 कर देंगे। तो टी फाइनल कितना है, टी नॉट बाई 4 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट इंटू 100, यानी 3/4 माइनस 3/4, यानी -75%, इतना चेंज होगा वो, ठीक है। यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। A person calculates electric field due to a point charge q at a distance r from the point charge. If value of q is known with 2% error and r is measured with 1% error, then the percentage error in calculation of electric field. अभी कह रहा है कि assume that there is no error in k, यानी 1/4 pi epsilon, यानी एप्सिलॉन नोट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसमें वापस से वही, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका कितना दिया है इसने, यानी अपने को डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 दिया हुआ है 2, और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दिया हुआ है 1, है ना। परसेंटेज एरर इसमें दिया हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में परसेंटेज एरर चाहिए। वापस से हमें मालूम है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू है E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका भी क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉन E इक्वल टू लॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस लॉन क्यू माइनस लॉन आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा E बाई E इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू माइनस 2, ये 2 बार आ जाएगा ना यहाँ, समझ में आ रहा है, इतनी तो गणित आती है आपको, इसमें तो क्या समझाऊंगा मैं। तो 2 डेल्टा आर बाई आर, 2 को बार लेना मैंने, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डेल्टा आर बाई आर। हम बात कर रहे हैं तो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, सबको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो डेल्टा E बाई E इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसमें परसेंटेज में एरर आ जाएगी। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 कितना दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना दिया 1, यानी आगे 4% है, 4% एरर है इसमें। ठीक है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा 18 हो गया, सॉरी 14 हुआ तो 18। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग, यानी हमारे पास में इक्विकॉन्वेक्स का मतलब है दोनों सरफेस की, दोनों कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ, सेम है। तो ये हमारे पास में y, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O, और ये y डैश है, और ये इधर x डैश है। तो पहला में ये कैसे कट कर रहा है, ये कह रहा है कि एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग एक्स ओ एक्स डैश। अगर कट करता है तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, इसकी जो भी फोकल लेंथ है ना, तो वो बनी रहेगी। कंप्लीट लेंस की यहाँ फोकल लेंथ क्या है, एफ है, और जब इसको एक्स ओ एक्स डैश है तब भी एफ डैश क्या हो जाएगा यहाँ, तो एफ डैश एफ के इक्वल होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं करती है ऐसे कट करते हैं तो। लेकिन अगर वाई ओ वाई डैश, यानी अगर वर्टिकली इसको कट करेंगे तो डबल हो जाती है। कैसे होती है बताता हूँ मैं आपको। An equiconvex lens is cut into two halves along x o x dash and y o y dash as shown in the figure. Let f dash f double dash be the focal length of the complete lens of each half in case 1 and each half in case 2 respectively. Choose the correct statement from the following. अब यहाँ देखिए आप, इसको अगर ऐसे कट करोगे तो पहले बात हुई थी, आप यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है ना। फोकल लेंथ क्यों, क्योंकि ये साथ में पूरा एक लेंस बना रहता है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन जब आप ऐसे कट करते हो, ऐसे कट करते हो तो फोकल लेंथ वही बनी रहेगी, यानी एफ डैश इक्वल टू एफ रहेगा। लेकिन इस तरह से कट करने का मतलब हुआ कि आपने ऐसे कट कर दिया इसको, तो आप चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो, है ना। तो ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, इन सब का मतलब एक ही है। इसकी फोकल लेंथ है एफ डबल डैश, इसकी है एफ डबल डैश, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश। ये कॉम्बिनेशन है, कांटेक्ट में है। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास में, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस कॉम्बिनेशन का क्या आ रहा है, 1/f आ रहा है, और इनका क्या आ रहा है, 1/डबल डैश प्लस 1/f डबल डैश। कितना आ गया, f बाई डबल डैश, तो कितना आ गया, f डबल डैश इक्वल टू आ गया 2f। तो यही आंसर है, और एक आंसर है, ठीक है ना। तो ये आंसर है f डैश का, और f डबल डैश 2f हो जाएगा। ये तो क्लास में करवाया था क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा देखो आप, two springs of same spring constants are arranged as shown in the figure. A block of mass m strikes one of the spring with velocity v, यानी दो स्प्रिंग है हमारे पास में, ये दिया हुआ सिस्टम। तो ये स्प्रिंग यहाँ है, ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। दूसरी स्प्रिंग यहाँ है, ये भी अपने नेचुरल लेंथ पर ही है।
और ये इनके दूसरे जो स्प्रिंग के दूसरे एंड है वो फ्री है ना, और एक एंड इसका फिक्स है। यहाँ एक ब्लॉक है और दोनों स्प्रिंग के जो फ्री एंड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल दिया हुआ है। Two springs of same spring constants are arranged as shown in the figure. Block of mass m strikes one of the spring with velocity v. Find the period of oscillation of the block. The block does not stick to the spring. हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए। अब ये ब्लॉक कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो लेकिन वापस उसी पोजीशन पर आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मैंने, आप चाहो तो यहाँ मिड में ले लो, आप चाहो तो यहाँ ले लो, मैं मिड में ले लेता हूँ। यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलो कहानी। यानी ये L/2 है, यहाँ से ब्लॉक चल रहा है, मान लो t=0 पर ब्लॉक यहाँ था, तो ब्लॉक वापस है ना, तो आप मान लेते हैं कि ब्लॉक इधर ही जा रहा है। तो ब्लॉक जब जाके वापस आएगा तो इसी साइड में जाएगा, तब हम लोग एक साइकिल कंप्लीट मानेंगे इसका। तो ये कह रहा है कि ये v स्पीड है। सीधी सी बात है कि अगर मैं कहता हूँ ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, फिर कंप्रेस करके मान लो यहाँ कहीं जाएगा, ये c पॉइंट है ना, तो फिर ये आएगा फिर जाएगा फिर इधर जाएगा, और ये हमारे पास a b c, फिर ये d, और इधर कहीं हमारे पास में ये e पॉइंट है मान लो। तो होगा क्या, देखो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। तो पहले a टू b के लिए देखेंगे, a टू b में इसको टाइम कितना लगेगा, टी ए बी इक्वल टू लगेगा L/2/b लगेगा। फिर ये जाएगा b टू c, तो बी टू सी में तो स्प्रिंग क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, तो यानी इस एक्सट्रीम यानी नेचुरल लेंथ से ये इस एक्सट्रीम तक जाएगी, तो कितना टाइम लगता है, t/4। तो यानी इसमें जो t/bc लगेगा वो कितना हो जाएगा, इसका t/4। और इस केस में भी जो t होगा वो कितना होगा, 2π√m/k होगा, तो ये आ जाएगा। फिर ये जब वापस यहाँ आएगा तो फिर से t/4, यानी c टू b जब जाएगा तो फिर से t/c/b कितना आएगा, t/4। फिर b टू a जाएगा, तो b टू a जाएगा तो कितने वापस से, देखो ये सेमी स्पीड से जाएगा b से, क्योंकि एनर्जी का तो लॉस होगा नहीं, तो कंप्रेस होके वापस जैसे आप पहुंचेगा स्पीड क्या हो जाएगी इसकी b, लेकिन उस डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा फिर से, तो t/b/a इसको लगेगा L/2/b। अब आप खुद देखो ये गया आया, तो एक तरह से इसका टोटल जो टाइम इधर का होगा वो क्या हो गया, हाफ टाइम हो गया ना, हाफ टाइम पीरियड हो गया ना, क्यों, क्योंकि फिर से जाएगा रिपीट करेगा सेम, यानी ये टाइम निकाल लो पहले टोटल। तो इसका जो टोटल टाइम है वो मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि टी है, वो हो जाएगा, ये दोनों चल लिखते जाते हैं, L/2b प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस L/b, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा ना टी डैश, क्योंकि फिर से रिपीट करेगा उधर। तो आंसर आ गया हमारे पास में, ये हो जाएगा L/b प्लस ये हो जाएगा t/2 इंटू 2, यानी 2L/b प्लस t, और t की वैल्यू ये है हमारे पास में, इसका आंसर आ गया 2L/b है ना, प्लस 2π√m/k, ये आंसर होगा। ये कितने लोगों ने कर लिया था 19th क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइएगा। ड्रॉप करिए, मैसेज ड्रॉप करिए चैट बॉक्स में। रश्मित ने कर नहीं, आने की नहीं, जिसने किया, जिसका आंसर आता, शिवाली है, श्रेया है, विक्रमजीत है, आर्यन है, आदित्य दुबे है, इलम सैयद है, प्रियंका रघुनाथ है, धनंजय नायर है, मानस गुड़ी है, वेरी गुड यार, काफी बच्चों ने किया है, संकल्प है, आरुषि कालिया है, ठीक है, गुड। चलो मतलब समझते हो चीजों का, ऐसा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है, ऐसे मेहनत करते रहो यार, चीजों को समझते रहो, करते रहो। मैंने एक और डीपीपी बोला था कि एक डीपीपी बोला था 17 ही, 18 भी बोला। हाँ 18 भी बोला था। भी था सर। 18 भी बोला था ना, किया ना सबने 18? हाँ सर। अगर नहीं किया भाई, जिसने नहीं किया वो बता दो नहीं किया है,
क्योंकि मैंने तो दिया था आपको टाइम करने के लिए। चलो फिर 18 भी डिस्कस कर लेते हैं ना। बताइए। 9th, 9th, 7, 1, 8th, 4, बस। Two particles P and Q start their journey simultaneously from point A. P moves along a smooth horizontal wire AB. Q moves along a curved smooth track on the inner surface. Q has sufficient velocity at A to reach B, always remaining in contact with the curved track. At A, the horizontal component of velocity of Q is same as velocity of B along the wire. तो मतलब क्या देखो इसका, क्योंकि मान लेते हैं कि ये सर्कुलर वायर है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मान लो ऐसा एक कंप्लीट मान लो रिंग रहा होगा और ये इसका डायमीटर है। ए बी जो है वो डायमीटर नहीं है, ए बी यहाँ कहीं पॉइंट है, यानी यहाँ रोप यहाँ कहीं लगी हुई है। ये ए और ये बी, और इस डायरेक्शन में पी जा रहा है और इस डायरेक्शन में क्यू जा रहा है। क्या कह रहा है, P moves along a smooth horizontal wire AB. Q moves along a curved smooth track on the inner surface. Q has sufficient velocity at A to reach B, always remaining in contact with the curved track. At A, the horizontal component of velocity of Q is same as the velocity of B, P along the wire. यानी इसकी वायर के along इसकी velocity मैंने मान लिया कि VP है, तो इसकी जो velocity इधर होगी वो दरअसल VQ है, लेकिन इसका जो horizontal component है वो VP है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो भी होगा। तो क्या पूछ रहा आपने से, द प्लेन ऑफ द मोशन इज वर्टिकल इफ T1 एंड T2 आर द टाइम टेक्स टेकन बाय P एंड Q रेस्पेक्टिवली टू रीच B, देन ठीक है। तो होगा क्या, देखो यहाँ से आप ये देखो कि इसकी वेलोसिटी है, तो ये रिंग है मान लो, है ना, ये दरअसल ये लाइन है, ये नहीं है, क्लियर, क्योंकि ये वाला पॉइंट है इसका मतलब। तो यहाँ क्या होगा कि ये इसकी वेलोसिटी इसको ऐसे टेंजेंशियली ऐसे भेजा है, तो इसकी वेलोसिटी VQ है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो VP के इक्वल है, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ और रहा होगा वो तो आ जाएगा निकालने में, कोई दिक्कत नहीं हो, एंगल दिया होगा तो बता देंगे, खैर उससे मतलब भी नहीं है। अब आप देखो कि रिंग ये पूरी रिंग है और ये एक छोटा एक स्मॉल रिंग है या बीड है मान लो, वो जब ऐसे जाएगा तो आप देखो कि उसमें वेलोसिटी तो वो कैसे जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा ना, ऐसे ऐसे जब बाहर जाना चाहेगा तो ऐसे समझो कि ये जो पेन है ये रिंग का पार्ट है, और ये जो पार्टिकल ये जो या जो बीड है जो ऐसे जाना चाह रहा है वो ये मेरा फिंगर है। तो आप देखो कि ये ऐसे, तो ये जब ऐसे जब जाएगा तो ऐसे बाहर जाना चाहेगा, तो इसका मतलब इसको नॉर्मल तो अंदर लग रहा है, यानी इसको नॉर्मल किधर लग रहा है, ये इस तरह से, तो इसको तो नॉर्मल बाहर लग रहा है, यानी यहाँ तक, है ना, यहाँ तक इसको नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये जो बीड जाएगा इसको नॉर्मल किधर लग रहा है, इसको इधर अंदर की तरफ लग रहा है। तो नॉर्मल अगर इधर लग रहा है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा ना हॉरिजॉन्टल में। तो आप ये देखो कि इसको तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, ये इसी VP स्पीड से जाएगा, इसका तो लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VP था, और उसके बाद इसको नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में क्या कर रही, बढ़ती जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आप कहीं पहुंचेगा Q, तो ये तो यहाँ कहीं पहुंचेगा P,
क्यों? क्योंकि इसकी तो स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती गई, क्योंकि इसको इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो आप देखोगे कि पहले कौन पहुंच जाएगा, ये पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसा इधर चलेगा वैसा उधर चलेगा। तो जितना टाइम इसको यहाँ लगेगा उतना टाइम इधर लगेगा, क्योंकि सिमेट्री है। इसका मतलब है कि जब यहाँ कहीं पहुंचेगा तब यहाँ कहीं पहुंचेगा P। इसका मतलब है कि T2 जो है वो T1 से कम होगा, क्योंकि कम टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा, इसको टाइम ज्यादा लगेगा। आंसर क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गया। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। The angle of deviation versus angle of incidence is plotted by for a prism। अपने को ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ, ये आई है और ये डेल है, और ये ग्राफ इसने ऐसा दिया है, ये 60 डिग्री है। इस पर अपने को आई इक्वल टू 60 पर मिनिमम डिविएशन एंगल 60 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ ये 65 है। तो ये I1 है और ये 70 है, यानी I2 इक्वल टू 70। यहाँ का E2 किसके इक्वल होगा? I1 के, और यहाँ का E1 किसके इक्वल होगा? 70 डिग्री के। क्या कह रहा भाई है? पिक द करेक्ट एस्टिमेट है। पहली बात तो डी तो हटा ही दो। द कर्व डेल वर्सेस आई इस पैराबोलिक नहीं है, पैराबोलिक नहीं होता है। दिख रहा है पैराबोलिक लेकिन है नहीं। एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए अपने को, द रेफरेंस इंडेक्स अपने को चाहिए। ठीक कह रहा है कि फॉर डिविएशन टू बी 65 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 कितना है? 55। वो तो क्या निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ और रेफरेंस इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में ये होता है डेल इक्वल टू क्या आता है? आई प्लस ई माइनस ए आता है। यहाँ से देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो डेल कितना है? 75 65 है। आई कितना है? यहाँ 70 है, लेकिन ए के बारे में पता नहीं है। यहाँ का ई I1 के इक्वल है, हमें ए भी चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ का देखते हैं डेल मिनिमम। तो डेल मिनिमम इक्वल टू क्या होता है? यानी 2i माइनस ए होता है। तो आई की वैल्यू आपको 60 दे रखी है यहाँ, तो इस केस के लिए तो डेल मिनिमम कितना है यहाँ? 60 इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस ए। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो ए की वैल्यू मिल गई अपने को 60 डिग्री। आप यहाँ का निकाल सकते हैं, क्योंकि I2 8 मतलब ये निकाल सकते हैं हम लोग I1, क्योंकि यहाँ से देखो इससे वो कैसे डेल की वैल्यू कितनी है? 65 इक्वल टू I2 की जगह क्या लिखेंगे? 70। E2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? ई मतलब I1 ना, माइनस 60। तो हमारे पास कितना आ गया? यानी आ जाएगा यहाँ कितना हो गया दरअसल ये 5, और 5 यानी आ गया I1 भी आ गया 60 डिग्री। क्या हो गया? I1 भी 60 डिग्री आ गया, कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ। तो ये 10 है तो 55 आ गया ना। I1 कितना आ गया? 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री, यानी ये 55 है 70 है, तो ये कितना आ गया हमारे पास में यहाँ? 55 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास में मिनिमम डिविएशन के केस में फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो म्यू इक्वल टू आ गया साइन डेल मिनिमम कितना है यहाँ? 60 प्लस ए कितना? 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन 60 बाई 2, यानी हमारे पास कितना हो गया? 60। तो यानी हो गया √3/2 डिवाइड बाई 1/2। क्यों? क्योंकि साइन 60 का हाफ क्या होगा? 30। तो साइन 30 क्या होगा? हाफ, यानी ये भी आ गया √3। ये आंसर से ठीक है ना। कैसे करना? क्वेश्चन नंबर 7।
थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन बताना है। बताते हैं, पहले ये बता दूं मैं क्वेश्चन नंबर 9। Point charge Q is located at center of fixed thin ring of radius r with uniformly charged distribution दिया हुआ है कितने का, -q का। The magnitude electric field strength at the point lying on the axis of lying at a distance x from the center is, एक मिनट, हाँ तो क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ ये रिंग है और यहाँ Q चार्ज रखा है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ इस पर रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है लेकिन -q है। ठीक है, इसकी रेडियस अपने को दिया हुआ है r है, तो किसी एक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है जो कि कह रहा है कि x ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो आप ये सोच रहे हो जीरो क्यों, जीरो होगा सर, जीरो तो नहीं होगा, फिर क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगा, है ना। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से है और ये रिंग की वजह से, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया इधर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू ई पी माइनस ई आर। ई पी कितना है यहाँ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ई आर कितना है, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, तो 1/x स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर। जैसे मैं एक्स स्क्वायर को बाहर लूंगा तो यहाँ 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, यानी एक्स क्यूब मिलेगा मुझे, माइनस 1/x क्यूब, और यहाँ तो एक्स है, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, तो इसको बाहर ले लेंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, 1 माइनस इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर ले आऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू पावर -3/2। अब ये क्वांटिटी क्या है, 1 से छोटी है तो इसको अंदर ले लेंगे ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आता है, इसमें ज़्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तुम्हारे पास ई नेट आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, इसको अंदर ले लेंगे, 1 - 3 आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ हो गया प्लस, कितना आ गया, यानी आ गया 3q आर स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स टू पावर 4, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। अब अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड पॉइंट
प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास में बी है और ये हमारे पास में ए है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है एल है। अब यहाँ क्या है, ग्राफ इसने प्लॉट किया हुआ है। ये पॉइंट ए है, ई और आर में ग्राफ प्लॉट हो रहा है यहाँ, और ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट यहाँ है, और इन दोनों के बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी इसने दिया x1 है, और उसके बाद ये कर्व ऐसा जा रहा है। अभी ग्राफ बताते हैं आपको। क्या कह रहा है, 2 point charges are placed at point A and B. The field strength to the right of the charge QB on the line that passes through the two charges varies according to law that is represented graphically in the figure. The electric field is taken positive if its direction is towards right and negative if its direction is towards left. तो यहाँ अपने को क्या बताना है, एक तो कि choose the correct statement regarding the signs of the charges. The charge at point A is positive and charge at point Q is negative. तो बिल्कुल सही है। कैसे, इसको पहले समझा देता हूँ क्यों ऐसा कहा इसने। तो यहाँ का जो चार्ज है वो प्लस क्यू ए है, और यहाँ का जो चार्ज है वो माइनस क्यू बी है। इसको समझ लेते हैं पहले, कैसा क्यों। क्योंकि आप देखो कि जब आप इस पॉइंट की तरफ जाओगे, ध्यान से समझना, देखो, क्योंकि यहाँ देखो फील्ड जीरो आ रहा है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फील्ड जीरो आने का मतलब हुआ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। लेकिन इससे थोड़ी पता चल रहा है कि ये नेगेटिव की पॉजिटिव है, नहीं। पता तो इससे चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इसके नजदीक जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से इनफाइनाइट होगा ना। जैसे इसकी रेडियस, इसकी डिस्टेंस अगर जैसे जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप देख रहे हो कि इसका इफेक्ट, अगर इस पॉइंट पर जाऊंगा तो इसका इफेक्ट होगा तो है इधर की तरफ, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा पास में इसके, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी ना इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है अपने को, नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि उसने कहा ही है अगर उस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा हो गया, यानी ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट। चार्ज, अच्छा ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि पॉइंट सी इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या कह रहा है इसने, पॉइंट सी इज अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं चेक करते, तो नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसको देखो, यहाँ क्या है, इसके इधर जाओगे तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इधर आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल को आप इधर रखते हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और पॉजिटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज है अलग से है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है। ये तो ये क्या हो, यहाँ से जैसे आपने इसको डिस्प्लेस किया इधर निकल जाएगा। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, तभी तो ऐसा हो रहा है। स्टेबल होता तो वापस इसकी तरफ आता ना, इसका मतलब है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये भी गलत हो गया। आगे चलें। ये भी, अब फिर कह रहा है कि पॉइंट से जो पोजीशन हुआ, बिल्कुल सही हो, तो मैं बोल ही रहा हूँ। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए एंड डी हो गया। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होगा, तो वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए सी पॉइंट पर। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज जीरो, दिया हुआ है ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इसकी वजह से इधर है, तो क्या हो जाएगा, यानी क्यू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ, एल प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स वन का होल स्क्वायर। हमें चाहिए क्यू ए बाई क्यू बी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा एल प्लस एक्स वन बाई एक्स वन का होल स्क्वायर। इसका मोड ले लेंगे, उसमें क्या, ये आंसर है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर बी आ गया, ये तो सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की। द डिस्टेंस x2 फ्रॉम पॉइंट बी वेयर द फील्ड इज मैक्सिमम विल बी। चलो देखते हैं वो डिस्टेंस क्या होगी, तो है ना, तो ए सही है तो फिर बी गलत हो जाएगा, देखते हैं, भी निकलना पड़ेगा। तो एट पॉइंट सी पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट ए एंड बी इज मैक्सिमम इन रीजन x greater than b. At point C, potential due to system of charges at A and B is maximum in region x greater than b. वो चेक करना पड़ेगा, अभी बताते हैं आपको कैसे। At potential point C, potential due to system of charges at A and B is minimum in region x greater than b. देखते हैं, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो आप, इस जगह पर देखो स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी इस जगह पर आप जाओगे तो डी ई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है पहले हम लोग ये डिस्टेंस को बाद में देखेंगे, पहले ये x2 है हमारे पास में, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो पहले क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, इसको x मान लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, इसको x मान लेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को क्या रख देंगे, फिर वहाँ x2 रख देंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए इसमें, the distance x2 from the point B where the field is maximum will be, ये चाहिए ना अपने को। ठीक है, तो या तो एक काम करते हैं हम लोग, ये पूरी डिस्टेंस को x मान लेते हैं, है ना, और ये तो l है ही, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास में, l माइनस एक्स हो जाएगी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर एक काम करते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये x ही मान लो। तो अब यहाँ फिर डी लिखेंगे, तो ये पॉइंट कौन सा हमारे पास में, डी पॉइंट है मान लो, तो एट पॉइंट डी हमारे पास आ जाएगा ए डी इक्वल टू क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में 0 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, और क्यू ए बाई क्यू बी की वैल्यू यहाँ दे रखी, उसको रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो एक्स की जगह क्या रख देना है फिर अपने को, ये हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू x2, तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है सी ऑप्शन की, है ना, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, कर सकते हो आप लोग। अब वो पॉइंट क्या कह रहा, मैं यही समझा देता हूँ आपको। ये सी पॉइंट है हमारे पास में ना, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। आप यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही है ना, हरी बात सुन में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो, एक मिनट, at point C potential due to system of charges at A and B is maximum in region x greater than b। x greater than b का बात कर रहा है, तो ध्यान से देखो आप इसको,
एक्स ग्रेटर देन बी मतलब जो बी वाला पॉइंट है नहीं, एक्स ग्रेटर देन एल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है एक्स ग्रेटर देन एल के लिए बात कर रहा है। तो अभी समझाते हैं आपको कहने का मतलब क्या है। यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड क्या है, नेगेटिव है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारा ये तो सी पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, आप देख रहे हो कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मतलब इसके इधर जाते हैं तो इधर की तरफ है। तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल इस रीजन से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। उसकी बात इधर देखो आप, जब आप इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है कि नहीं। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब सी का पोटेंशियल मैक्सिमम होना, चाहे आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन बी, मतलब ये दरअसल एल है, इसकी बात कर रहा है वो। तो पोटेंशियल सी का क्या है, मैक्सिमम है ना, तो सही हो गया ये कहने का मतलब। ठीक है, ये हो गया आपके पास डीपीपी। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या करवा दिया था मैंने, नोडल एनालिसिस हो गया था, किरचॉफ लॉज हो गए थे, और क्या बताया था मैंने, होमवर्क दिया था क्या नोडल उसका। एनालिसिस। करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर, ABC। चलो करते हैं ना उसका। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पूछिए ना। बताइए इसमें पार्ट 1 में कोई है डाउट। सर सेक्शन सी में हाँ, क्वेश्चन 6 का DEF, क्वेश्चन 6 का सेक्शन सी। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, आप उसमें ड्रॉप करना। सर सेक्शन सी का 6th क्वेश्चन। सेक्शन सी का 6th क्वेश्चन, DEF वाला। ठीक है। C6 ना, इसके पहले वाले सारे हो गए। क्वेश्चन 7। C7 ना। हाँ सर। सर C3 का C। C3 का C, मैंने C1 तो मना किया था ना, C1। हाँ सर। वो बताइए, उसके बाद करेंगे। C3 का C हो गया, और C10 C4 का B। C10, C10 है ना, C10 हो गया। C5 का E। C5 का E। का E। उधर A और B भी नहीं है। नहीं सर। बाकी सब हो गए। चलो करते हैं C3 का C।
The figure shows the current in single loop circuit with a battery B and resistance R. आप देखो कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा बताते हैं आपको। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ये बात हुई थी हमारी। बैटरी में लोअर से हायर, हायर से लोअर दोनों पॉसिबल है। तो ये सी है, ये बी है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और ये ए है, ये बैटरी बी है। तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो ग्रेटेस्ट फर्स्ट कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही यहाँ है, चार्ज कैरियर्स। C5 C6। हाँ सर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे जाए, क्योंकि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो अब देखो यहाँ यहाँ क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वी भी जो है वो वी सी से ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ ये कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, इसका मतलब वी ए और वी सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ क्या होगा, वी बी ग्रेटर देन वी सी होगा, लेकिन एनर्जी की बात कर रहा है, तो जैसे हम लोग इसको माइंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा कि यू बी जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस यू मतलब माइनस ई इंटू वी बी, और वी सी क्या लिखोगे, सॉरी यू सी क्या लिखोगे, माइनस ई इंटू वी सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी बढ़ गई ना, यानी यू सी क्या होगा, यू बी से ज़्यादा होगा, और यू सी और यू ए इक्वल हो जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट किसका हुआ, सी का और ए की जगह पर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो उल्टा हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका। फिर है हमारे पास में A2। ये कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया आपने को दिया हुआ है, और इसमें करंट इधर की तरफ मान लो आई करंट जा रहा है, जो कि दिया हुआ है 1.5 एम्पियर है, और अपने को ए की वैल्यू कितना है, तो -7 मीटर स्क्वायर। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper अपने को दिया हुआ है, atomic mass दिया हुआ है, यानी रो इक्वल टू दिया है 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, यानी इसको हम लोग मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं। 63.5 ये हो गया, दरअसल ग्राम पर मोल होता है ये। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में भी इसको रखते हैं, और ग्राम पर मोल में भी इसको बोल सकते हैं। तो 63.5 है हमारे पास कॉपर का।
तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, हमें क्या बताना है, देखो हमें बताना है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बताना है। ठीक है, तो मैं, है ना, तो इसमें आपको मैंने पढ़ाया भी था हर एटम, तो इसका पहले वॉल्यूम देख लो कितना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये होता है आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, हमें एन चाहिए दरअसल ये। तो यहाँ देख लेते पहले इसका टोटल मास, है ना, तो इसका पहले चलो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना होगा इसमें। वॉल्यूम होगा, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, ए इंटू एल इंटू रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मास आ गया, है ना। अब अगर ये मास आ गया तो एम बाई एम, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो इसको अगर मैं एन से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ये नंबर ऑफ क्या आ गए, एटम्स आ गए। आ रही बात समझ में। तो पहले यहाँ रख देते हैं इसको, तो एम की वैल्यू क्या है यार, ए एल रो बाई एम एन ए। अब एन बाई ए एल करूंगा, ये क्या देगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास में, रो एन ए बाई एम। तो आपको सब दिया हुआ, आई दिया हुआ है, ई दिया है, ए दिया है, एन ई दिया, तो वीडी नहीं निकाल सकते। तो वीडी इक्वल टू क्या हो गया, आई बाई एन ई ए, यही आंसर है। रख दो इसमें सारी वैल्यूज दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन की वैल्यू आपको दे रखे, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, ये दे रखा है ग्राम। इसको इसको ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे 63.5 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। रख दीजिएगा जी। फॉर अ गिवन मेटालिक वायर टू डिफरेंट एरिया हुआ है, तो आई और वी में ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, डी आई बाई डी वी का मतलब क्या हुआ, आर हो गया ना, क्योंकि वी, है ना, मतलब सॉरी 1/r हो गया ना। तो यानी आप इसका मतलब क्या हुआ, ये T1 पर है और ये T2 पर है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है भाई, ये मतलब क्या हुआ, आई बाई बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ आर, है ना। और ये आर मतलब ये क्या हो गया इस केस में टेन थीटा। तो एक के केस में θ2 है, दूसरे के केस में, मतलब पहले के केस में θ1 है, दूसरे में θ2 है। क्या पूछ रहा है, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटालिक वायर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर शोन इन द फिगर, विच वन इज हायर। तो T2 हायर है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना। यहाँ देखो किसका स्लोप, यहाँ देखो किसका स्लोप कम है, यहाँ θ2 का। तो ये उल्टा कर दिया, ये आर नहीं होता है, ये 1/r होगा ना। तो आप देख रहे हो कि जिसका थीटा कम होगा उसका आर ज्यादा होगा ना। θ2 क्या है यहाँ, तो θ2 लेस देन θ1 है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1 हुआ ना। क्योंकि जिसका थीटा कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ देखो ज्यादा हुआ ना। आंसर क्या हो गया, T2 ग्रेटर देन T1 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ R2 जो है वो R1 से ज्यादा है। सिंपल है, वो यहाँ से देखेंगे। अब गणित ही नहीं आती तो इसका तो मैं भी क्या करूँ यार। आप अगर इतना लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो तो वे तो पास में नाला बहता है, डुबकी लगाओ उधर जाके। भाई आपको इसका मतलब मैथ्स तो कुछ आती नहीं है, आप रिलेट ही नहीं कर पाते हो चीजों को, फिर फिजिक्स कहाँ से समझ में आएगी आप। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं रिलेट कर पा रहे हो, ये तो सोचने वाली बात हो गई ना। आपको ये नहीं पता है ये क्या होता है, स्लोप क्या है इसका, लाइन है, लाइन का स्लोप क्या है, कैसे देखना है, फिर फिजिक्स में कैसे रिलेट करना है, यही नहीं आता है। चलो आज इतना ही, करो अब आगे का और भी क्या, जो जिसका नहीं जिन्होंने नहीं किया वो करो, ठीक है।
डीपीपी करो। डीपीपी कहाँ तक हो गई आज हमारी? 17 तक हो गई ना कि 18 तक हो गई? 18 19 20 ऐसे डीपीपी तो करते जाओ अब आप लोग।